हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो। हमारा ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 59। आई होप आप सबके प्रिपरेशन अच्छे चल रहे हों। हो सकता है कोरोना वायरस की ये जो अभी महामारी चल रही है कोरोना वायरस का, इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम टले, बट आप यही मान के चलिए कि एग्ज़ाम नहीं टलेगा, क्योंकि यूपीएससी जनरली अपने एग्ज़ाम्स को टालता नहीं है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, जब भी होगा प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना ही वीडियो। हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 59 है और पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम वॉज इन रिसेंटली न्यूज़, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, हाल ही अखबार में आपने पढ़ा होगा या चर्चाओं में सुना होगा, ये इसको किस मिनिस्ट्री ने इसको संभाल रही है, यानी किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मुख्य उद्देश्य है कॉम्पिटेंसी, जो एमएसएमई की कॉम्पिटेंसी है, यानी कि जो कंपटीशन है जो दूसरे से कर पाए, उनकी कैपेसिटी बिल्टअप करने की है बेसिकली, और न्यू मार्केट को कैप्चर करने की है बाय एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी बीआईएस के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, द ब्यूरो शैल एस्टैब्लिश इंडियन स्टैंडर्ड्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स आर्टिकल प्रोसेस एंड सिस्टम, यानी कि ब्यूरो को एक आईएस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, जो कि किसी भी गुड्स आर्टिकल या प्रोसेस के संदर्भ में जुड़ा हो। दूसरा, द ब्यूरो कैन नॉट रिकॉल अ गुड और आर्टिकल विच इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द सेल, यानी ब्यूरो को उस आर्टिकल्स को रिकॉल यानी कि वापस नहीं बुलाना होगा जो कि ऑलरेडी बिक चुका है। इफ़ इट इज़ कन्विंस्ड दैट द गुड डज नॉट टू कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, यानी अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अगर उसके कंपेयर में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अगर सामान बिक गया तो आप उसे वापस मंगाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है। कहने दूसरा स्टेटमेंट जो था वो ये था कि उसके संदर्भ में दिया हुआ है कि द ब्यूरो में रिकॉल अ गुड और आर्टिकल विच इज़ ऑलरेडी आउट फॉर सेल, यानी कि ब्यूरो चाहे तो उन सभी प्रोडक्ट्स को वापस बुला सकता है जो कि सेल के लिए निकल जा चुका है। यानी ऐसा कि फैक्ट्री से अगर निकल गया, दुकान पे चला गया, तो भी ब्यूरो अगर किसी भी तरह की खामियां पाता है प्रोडक्ट में तो उसे वापस बुला सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया reaped fabulous profit due to increased demand for industrial good, यानी वर्ल्ड वॉर वन में जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जो बिजनेस ग्रुप था इंडिया का, उसने काफ़ी ज़्यादा मोटा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन में सबसे ज़्यादा थी। दूसरा है, इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ फॉर द कॉमन पीपल, यानी कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर थी, मिलिट्री में जो खर्चे थे और डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी प्राइसेस बढ़ी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी आम लोगों के लिए, क्योंकि उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे ज़्यादा उन्हें प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऐसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के समय। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खान बहादुर गफ्फार खान। खान बहादुर गफ्फार खान के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है, ही फाउंडेड द रेड शॉर्ट मूवमेंट अमंग द पश्तून्स ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी इन्होंने रेड शॉर्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी पश्तूनों के बीच में, एनसीएम के समय में, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में।
दूसरा, ही फॉर्मली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन, यानी इन्होंने हमेशा से पार्टीशन के विरुद्ध खड़े रहे हैं, यानी कि उसको हमेशा अपोज किया है, उसको मना किया है। और तीसरा, ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड जस्टिफाइड देयर एक्शन थ्रू इस्लामिक कंटेक्स्ट, यानी कि हमेशा से नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के साथ खड़े रहे कि इसमें अहिंसा का मार्ग पे जो चल रहे हैं उनके साथ खड़े थे ये। और साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ को इस्लामिक कंटेक्स्ट यानी इस्लाम में जो भी इस बारे में लिखा है उसके संदर्भ में लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 2 और 3 ओनली, यानी कि लास्ट के दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने एक क्लैन बनाया था नॉन वॉलेंट रिवोल्यूशनरीज का, यानी कि ग्रुप तैयार किया था, और एक खुद ही खिदमतगार जो रेड शर्ट, जिसको हिंदी में लाल कुर्ती बोलते हैं, वहाँ क्या लिखा है रेड शर्ट मूवमेंट ऑप्शन में, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देखिए लिखा है लाल कुर्ती मूवमेंट है। हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट है। पहला है, इट वॉज फाउंडेड बाई MG रानाडे एंड रघुनाथ राव इन द फर्स्ट INC एनुअल समिट इन मद्रास इन 1886, यानी कि इसको MG महागोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने बनाया था पहले INC के मीटिंग में, जो कि मद्रास में 1886 में हुई थी। दूसरा, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC, इसको INC का ही एक सोशल रिफॉर्म अंग माना जाता था, एक ब्रांच माना जाता था जो कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करती थी। और तीसरा है, इट लॉन्च दी प्लस मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट की शुरुआत की थी जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही थी ताकि वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट खड़े हो सकें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है C 2 और 3 ओनली, इनकी पहला स्टेटमेंट गलत है। ये मद्रास में नहीं हुआ था, बल्कि पहला सेशन मद्रास में दिसंबर 1887 में हुआ था, ना कि 1886 में। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जापानीज इंसेफ्लाइटिस विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में इसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ रही हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस के। तो आपको बताना है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। पहला है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस इज़ अ फ्लैवायरस रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल रिवर्स एंड इज स्प्रेड बाय मॉस्कीटो। तो कहने का मतलब है कि ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक फ्लैव वायरस है जो कि डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल रिवर्स के जो वायरस थे उसी की वजह से मॉस्कीटो द्वारा फैल रहे थे। दूसरा, इट इज़ नॉट कंटेजियस डिसीज़, यानी कि एक कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। तो उसका सही आंसर है C बोथ 1 और 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई शिमला डेपुटेशन इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो शिमला डेपुटेशन हुआ था वो एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन रहा है, यानी कि एक ऐसा डिसीजन रहा जिसको हमेशा याद रखा जाएगा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आपको बताना ये ऐसा क्यों माना जाता है इसके बारे में। तो उसका सही आंसर है C पॉलिटिकल फोरम विच फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि एक पॉलिटिकल फोरम इससे मिला था जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने में मदद की थी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि इसकी स्थापना रखी थी आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क ने, नवाब वकार उल मुल्क ने, यानी कि इन 4-5 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। द एम वॉज टू प्रीच लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंस अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट राइट्स ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इंडियंस को सबसे पहले इसमें राइट मिला था
ताकि वो अपने संविधान का निर्माण पहली बार खुद से कर सके। दूसरा है द नेशनल डिफेंस काउंसिल वॉज सेटअप विद द एडवाइजरी फंक्शंस वेयर द ब्रिटिश रिमेंड इन चार्ज ऑफ डिफेंस, यानी कि एक नेशनल डिफेंस काउंसिल बनाने की बात कही गई थी जिसमें एक एडवाइजरी फंक्शन होगा और इसका जो चार्ज होगा वो ब्रिटिश के कमांड ऑफिसर के डिफेंस का ही होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अगस्त ऑफर के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो अगस्त ऑफर है वॉज अ प्रपोजल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940। ध्यान दीजिए यह 1940 में आया था, जस्ट आफ्टर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय को बढ़ाने की बात कही गई थी 8 से 12, और इसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। इनके 8 पहले थे, अब 12 किए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क प्रोग्राम। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क प्रोग्राम के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक UNEP के अंदर ये प्रोग्राम आता है। दूसरा इट इज़ टू इनेबल अ सस्टेनेबल फ्यूचर वेयर ऑल द पीपल हैव अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव विद इन द मीन्स ऑफ वन प्लानट, यानी कि ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर के ओर अग्रसर है, यानी बढ़ता है, और ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि एक मौका देता है ताकि वो एक अच्छा काम मतलब विद इन द मीन्स ऑफ वन प्लानट, एक ही प्लानट के लिए, मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी के लिए, अब जो अर्थ जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम सर्वाइव करें, उसके लिए वो अच्छा काम करें सस्टेनेबल फ्यूचर के संदर्भ में। तीसरा है इट प्रमोट्स टूल्स फॉर एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायो कैपेसिटी, यानी कि उन टूल्स को प्रमोट करता है जो कि सस्टेनेबिलिटी को मदद करती हैं, जिसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी भी शामिल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 एक 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दोनों सही हैं। जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2003 में बनाया गया था। एंड इन्विजन इन फ्यूचर वेयर ऑल कैन थ्राइव विद इन द मीन्स ऑफ आवर वन प्लानट, जहाँ की लोगों की एक अच्छी प्लानट की एक अच्छे ग्रह की कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन और आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। पहला है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग ऑफ गोल्ड इनटू फाइनेंशियल सेविंग। कहने का मतलब है इसका पहला उद्देश्य ये है कि जो फिजिकल गोल्ड यानी कि जो लोग सोना खरीद के रखते हैं उसको कम करना है, साथ ही साथ जितना भी सेविंग है लोगों का वो डोमेस्टिक सेविंग से फाइनेंशियल सेविंग में कन्वर्ट करने की एक पहल है। दूसरा है पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन इट, यानी कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है, यानी कि कौन लोग इंडिया में रह रहे हैं, यानी जो भी रिसाइडिंग इंडिया में है उनका डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में है 1999 में, सिर्फ वही लोग एलिजिबल है, वही लोग इसके इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है डिनोटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, छोटे छोटे ग्राम्स गोल्ड के ग्राम्स में कन्वर्टेड है, जिसको फिजिकल होल्ड कैपेसिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाया गया है। कहने का मतलब है सदियों से आपको पता है कि हमारे यहाँ देश में लोगों को सोने में इन्वेस्ट करने की सबसे ज़्यादा आदत है, तो उसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये लाया गया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 58 उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हसदेव बांगो डैम जो हसदेव रिवर पे है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में है।
तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 59 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है धुनी पानी हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में स्थित है आपको बताना है धुनी पानी जो एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।